ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप कुछ भी करते हो उसके पीछे आपका क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट तो हम कोई काम ही नहीं करते। तो इन सिंपल टर्म्स अगर मुझे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट जानने हैं तो कल ही मैंने बताया थे कि आप अकाउंटिंग करते हो तो वो दो ही ऑब्जेक्ट के लिए करते हो बेसिकली। एक, टू नो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट, और दूसरा टू नो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो ही हमारे ऑब्जेक्ट है। ये दो चीज जानने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। बट ये दो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? तो एक, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसके बाद कैलकुलेटिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। उसके बाद एसरटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। क्लियर? तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो आप इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दो। हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। बहुत कुछ ड्रॉ नहीं करना, बट ये चार ऑब्जेक्ट को ये बीच में यहाँ पे लिख दोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में पहला ऑब्जेक्ट क्या आया? मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिकॉज अकाउंट्स लिखते हो तो कौन सी डेट को किसने गुड्स परचेज किया, सेल किया, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। उसके बाद इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पीरियोडिकली। आप देखोगे तो हर एक कंपनी हर 3 महीने के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, बराबर। तो पीरियोडिकली हमें पता चल जाता है कि बिजनेस क्या कर रहा है। द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ascertain the profit earned or loss incurred during an accounting period if the records are maintained। अगर आप रिकॉर्ड्स ही प्रिपेयर नहीं करोगे, आप लिख के ही नहीं रखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। It helps to determine the financial position of the business in terms of asset and liability on a particular date। तो यहाँ पे आपने देखोगे ना, प्रॉफिट और लॉस के आगे कौन सा ये वर्ड आया? फॉर द पीरियड। मीन 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर, वो पूरे टाइम का हमें प्रॉफिट या लॉस दिखाता है। और यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? पर्टिकुलर डेट। तो जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात होगी ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें डिसाइड करेंगे। बिकॉज 1 मिनट में फाइनेंशियल पोजीशन चेंज भी हो सकती है। सब अभी तक तो बिजनेस में सब अच्छा था, बट अचानक कुछ ऐसा हो गया जिससे बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया। हो सकता है ना ऐसा। सपोज हमारे किसी सपोज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और गवर्नमेंट ने अचानक बजट में अनाउंस कर दिया कि जो भी ईवी मैन्युफैक्चरर है उनको इतनी सब्सिडी मिलेगी। तो क्या होगा? आपको तो सपोज 1.5 लाख का ईवी मिलता है, बट स्टेट और सेंट्रल दोनों ने 20-20 हजार की सब्सिडी डिक्लेयर कर दी, तो कस्टमर को तो 1,10,000 में ईवी मिलेगा। जिससे क्या होगा? कंपनी को तो 1.5 लाख मिलेगा, कंपनी को तो 1.5 लाख ही मिलने वाला है। वो 1.5 लाख में ईवी बेच रही है तो उसको 1.5 लाख ही मिलने वाला है, बट कस्टमर को 1,10,000 में मिल रहा है। तो क्या होगा? प्राइस उसकी कम हो गई? नहीं, प्राइस कम हो गई तो उसका सेल बढ़ जाएगा, उसकी प्रॉफिट अभी। सपोज आप कस्टमर हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हो, आपको वो खरीदना है तो 1.5 लाख चुकाना पड़ता था, तो आपको लगता था कि वो महंगा है इसलिए मैं नहीं खरीदूंगा। बट ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी आपको वो अब कितने में मिल रहा है? 1,10,000 में। तो आपको तो अच्छा है ना कि पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है, प्राइस भी कम हो गई, तो आप तुरंत ईवी ले लोगे। कंपनी को तो 1.5 लाख में ही बेचना है,
बट कंपनी को अब 1.5 लाख कैसे मिलेगा? 1,10,000 कस्टमर के पास से और 40,000 सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट के पास से। तो अब प्राइस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी कम हो गई तो ज्यादा कस्टमर लेंगे, तो इसकी वजह से जो ईवी मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एक सेल्स भी बढ़ जाएगा, तो एक डिसीजन की वजह से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तुरंत चेंज हो जाएगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चेंज हो गया। तो तब उसके कॉम्पिटिटर की बात सोचो। फॉर एग्जाम्पल आप होंडा देख, एक्टिवा देख लो, या फिर हीरो देख लो, या टीवीएस देख लो, जो ईवी के सेगमेंट में नहीं बनाते। एक्चुअली सब लोग आ गए हैं, बट सपोज वो ईवी के सेगमेंट में नहीं है, तो उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा। तो एक डिसीजन की वजह से एक को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम पर्टिकुलर डेट की बनाते हैं, विथ इन वन ट्रांजेक्शन ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज भी हो सकती है। It also give a proper account of the asset held in the business and liability due for the payment. तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम किसकी पोजीशन देखते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटी। It provide valuable information to the user in the form of report, statement, graph and charts. बराबर। तो जो अकाउंट्स है वो सिंपल अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं देंगे, हम उसको रिपोर्ट्स के तौर पे, स्टेटमेंट के तौर पे, ग्राफ के तौर पे देंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज आपको और मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज है, बट हाँ, हाँ, बाकी सबको तो नहीं है ना, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड टू फैसिलिटेट प्रॉपर प्लानिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द डिटेल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन। तो ये हमें क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, कैसे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करना है, बराबर, डिटेल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन रखनी है, तो ये सारी चीजें क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये पता चला? फटाफट ये लिख लो। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। सबसे पहले इनपुट में हमारे पास क्या होगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब प्रोसेस में क्या आएगा? तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब प्रोसेस क्या है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर को कम्युनिकेट कर दी। तो आउटपुट में क्या मिला? जो कम्युनिकेट की हुई इंफॉर्मेशन है वो यूजर को मिल गई। तो अकाउंटिंग की जो पूरी डेफिनेशन है ना, वो अगर आपको पता है तो अकाउंटिंग का प्रोसेस भी आ गया। सेम ही है ना, कोई नई चीज है नहीं। यस। ओके। चार्टर्ड मीन्स, चार्टर्ड प्लेन नाम सुना होगा। तो चार्टर्ड प्लेन में क्या होता है? रेंट पे लिया हुआ पेड प्लेन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? एक रेंट पे लिया हुआ अकाउंटेंट है। कैसे रेंट पे लिया हुआ अकाउंटेंट? तो फर्स्ट थिंग इज, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, और उसको आप हायर करते हो बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ फीस। बट वो काम कैसे करेगा? वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली शेयर होल्डर के लिए काम करेगा। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको वो रेक्टिफाई करेगा, उसको चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, और उसके ऊपर से जो रिपोर्ट होगा वो प्रिपेयर करके शेयर होल्डर को देगा। अब मैंने बताया कि कंपनी के अंदर क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है और जो ओनर होते हैं वो था डिफरेंट। तो ओनर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी अपना काम ठीक तरह से कर रही है कि नहीं कर रही? इसीलिए कंपनी के जो ओनर है, शेयर होल्डर है, वो एक सीए को हायर करते हैं,
मीन्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग, और वो कंपनी के अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली चेक करके वेरीफाई करके उसका रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, शेयर होल्डर को, जिससे शेयर होल्डर को पता चलेगा कि कंपनी बराबर काम कर रही है कि नहीं, शेयर होल्डर के पैसों का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, या तो फिर मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ये है। तो सर इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट मंथली इनकम तो ना जा रहा है। यस, बट सपोज आपको रिलायंस का या एसबीआई का ऑडिट करना है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने, बहुत सारे। तो क्या वो सीए एक दिन आके या 2 दिन आके या 1 महीना आके सभी ट्रांजेक्शन को चेक कर पाएगा, नहीं। तो उसको तो बार बार आना होगा, तो वो जितनी टाइम आएगा उसके मुताबिक वो अपनी फीस चार्ज कर सकेगा। सिमिलरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट अपने अंडर में ले सकता है एक साथ 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। इन एडिशन टू दैट मैंने बोला 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, उसके उपरांत वो पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्रोप्राइटरशिप है या ट्रस्ट है, उनका ऑडिट के लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो इन सब का भी ऑडिट करेगा, तो उसके पास तो काम तो बहुत ज्यादा होगा। और इंडिया के अंदर नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम है, उसके सामने प्रैक्टिस करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कम है। सपोज आपने सीए कर लिया, बट सीए करने के बाद इनिशियल लेवल पे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं जम जाएगी ना, उसके लिए तो आपको वेट करना होगा ना। तो आपने क्या प्रीफर किया कि उससे अच्छा तो मैं जॉब कर लूं, बिकॉज कंपनी एज ए अकाउंटेंट सीए को भी हायर करती है। तो आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास भी ऑडिट का राइट नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो ऑडिट कर पाएंगे, इसीलिए उनको नंबर ऑफ कंपनीज या उसका ऑडिट और ये सब काम मिलता रहता है, जिससे वो हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट। इज दैट क्लियर? अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज द स्केल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, द मैनेजमेंट फंक्शन has become more complex now. We have specialized branches of accounting to handle this situation. बहुत सारे एक्टिविटी होंगे, तो अकाउंटिंग को हमने 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। सो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप अभी पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो सीए होगा वो इन दोनों के लिए काम करेगा, जो सीए में होगा वो भी इन दोनों में काम करेगा। सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चेक करता है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी है वो प्रॉपर है कि नहीं, और डिसीजन मेकिंग में भी कभी कभी सीए भी हेल्प कर देता है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम भी आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, 2 पर्पस है, एक टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड सेकेंड टू कंट्रोल द कॉस्ट। सपोज कितनी चीजें ऐसी होती है जो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आती है, लाइकवाइज मेडिसिन। अब डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ये मेडिसिन अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है और उसकी गोली रोज खानी पड़ती है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके ऊपर सपोज यूनियन बना के बहुत सारा प्रॉफिट चार्ज करने जाए, बिकॉज ये बनाने की मेथड बहुत सी लिमिटेड कंपनी के पास है, तो वो बहुत सारा प्रॉफिट चार्ज करने के लिए जाएगी, तो क्या होगा, नुकसान किसको होगा, पब्लिक को, बिकॉज ये टैबलेट तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कर दिया। और ये कॉस्ट ऑडिट का पर्पस क्या है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो रीजनेबल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कस्टमर के पास से चार्ज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वर्क किसका होता है, सीए का।
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पहले के जमाने में ना सीएमए को आईसीडब्ल्यूए के नाम से जानते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट, बट उसका नाम चेंज होके क्या हो गया, सीएमए। बट अल्टीमेटली हम उसको बोलते क्या है, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं और इसको कॉस्ट अकाउंटेंट, बराबर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन का। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। क्यों ऐसा, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन अब हो जाने के बाद में ही लिखते हैं। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग record financial transactions, summarize and interpret them to present and communicate the financial result and performance to the interested parties. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, दिस ब्रांच अकाउंटिंग टेक इनटू अकाउंट ऑल द बिजनेस ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटी इन ऑर्डर टू ascertain the cost of the product and simultaneously reduce and control the cost. तो कॉस्ट अकाउंटिंग के दो काम मैंने बोल दिए, कौन कौन से, टू ascertain the cost and to control the cost। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, वो यूज करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का और एडिशनल इंफॉर्मेशन का। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो, बिकॉज वो मैनेज कर रहा है कंपनी को। तो मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सके उस तरह से इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को देना, ये काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज सेड टू एड्रेस द नीड ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज द मैनेजमेंट, as it unable to management to gather the information relating to fund, cost, profit, etc., which unable to take the proper decision। तो branches of accounting पता चला, बराबर, ये लिख लो। चलो, चलो आज का लास्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल एंड लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस बाद में देखेंगे। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, तो जो हमने उसके बेनिफिट देखेंगे, बराबर, जो उसका प्रोसेस देखा वही उसके फंक्शन होंगे। तो टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पहला फंक्शन हो गया। कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको जब भी चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, सो दैट इट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर पर्पस। सेकेंड, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मीन्स ये फंक्शन में क्या होगा, हमें उसका रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा, which correctly determine the arithmetical accuracy, profitability and financial position of the business। अब arithmetical accuracy के लिए आप जो स्टेटमेंट बनाते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। उसे क्या कहते हैं, तो arithmetical accuracy कैसे पता चल जाएगा उससे, आप अकाउंट कैसे लिखते हो, डेबिट क्रेडिट के रूल के मुताबिक, तो जितना डेबिट करते हो उतना ही क्रेडिट करते हो, तो अल्टीमेटली दोनों साइड का टोटल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाते हो। टू फैसिलिटेट टाइमली प्रिपरेशन, अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपर करते हो तो आपके पास रिकॉर्ड टाइमली अवेलेबल होगा, जिससे आपको ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आसानी रहेगी। सबमिशन ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट एक्सेट्रा, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली प्रिपेयर कर दिए तो इनकम टैक्स को रिटर्न सबमिट करना, शेयर होल्डर को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा। एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट। दिस सबमिशन कैन then be used as an evidence in the court of the law। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के ऊपर फ्रॉड का या कोई केस हुआ, सपोज हिडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में अदानी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन डाले थे, तो एज अ प्रूफ उसने क्या
दिखाया उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, तो उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप एज एन एविडेंस दिखा सकते हो, बराबर, कोर्ट के अंदर। टू कम्युनिकेट करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट based on correct financial based on correct financial investment decision can be taken by them. And last, to assist the management in maintaining the correct accounting records which help them to improve the business performance. ये क्या करेगा? It is a activity of management accounting. अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अदर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा? बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बिकॉज इसकी वजह से मैनेजमेंट क्या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो ये सारे क्या हो गए? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? पता चला? जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसमें से जो भी कुछ लिखा है नहीं है वो सब आपको होमवर्क में लिख के प्रिपेयर कर देना। हाँ,